हे गाइज, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी को डबल एस स्टडी ग्रुप में। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या है और इसकी पहचानने की नियम क्या है और इसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस भी। क्या क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस। तो इस सभी की हिंदी अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण क्यों? जब कोई काम हमारे आंखों के सामने वर्तमान समय में हो रही है। मैंने क्या बोली? जब कोई काम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी हो रही है, अभी जारी है। अगर मैं एग्जाम्पल दी आपको कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं पटना जा रही हूँ, अगर मैं बोली मैं पटना जा रही हूँ तो ये अभी जा रही हूँ, यानी जारी है, कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। और इसी को मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट में हम आज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान के नियम, बनाने के नियम और परिभाषा क्या होती है जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने परिभाषा लिखी कि कोई काम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने हो रहा है या अभी जारी है। मैं क्या बोली? कोई काम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने हो रहा है या अभी जारी है। जारी है यानी अभी भी जारी है। उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने दी, मैं पटना जा रही हूं। अभी क्या है? पटना जाने का काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए कंप्लीट नहीं हुई है तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। और अभी जारी है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखी या वो काम अभी जारी है प्रेजेंट टाइम में, तो उसे मैं क्या बोलूंगी? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य बोलूंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है, मैं पटना जा रही हूं, यानी अभी पटना जाने का काम जारी है। अब देखिए इसकी पहचान के नियम कैसे पहचाना जाता है। जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी, मैं पटना जा रही हूं, रही हूं, क्या लगी हुई है? रही हूं। तो जैसे ही वाक्य के अंत में देखेंगे कि रहा है, रही हूं लगा रहेगी तो उस वाक्य को तुरंत हम लोग इंडिकेट करेंगे किसमें? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस, या हिंदी में उसे बोल सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो आप लोग समझ गए? मेरी पूरी एक्सपेक्टिंग यानी आशा रहेगी कि आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे टेंस बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोली मैंने? पहचान के नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य में रखते हैं। और जैसे एग्जाम्पल दी, मैं घर जा रही हूं, क्या है? रही हूं, अंत में क्या है? रही हूं। तो इस टेंस को, इस वाक्य को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस बोला जाता है, या हिंदी में इसे अपूर्ण वर्तमान काल बोला जाता है। चलिए अब इसकी बनाने का नियम देखेंगे कि कैसे बनाई जाती है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। स्टार्ट करते हैं। क्या है बनाने का नियम? मैं क्या बोली बनाने का नियम में कि सब्जेक्ट इज एमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोली मैंने? सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को रखते हैं। मैं जो बोल रही हूँ उसे आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को रखती हूँ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो हेल्प करता है दूसरे क्रिया को, उसमें अब देखिए ये सिर्फ हेल्प करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को रखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया में इज एम आर लगाकर, क्या लगाएंगे? इज एम आर लगाकर वर्ब का चौथा रूप लिखकर अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, एक तरह से ही फार्मूला है। अगर हम लोग इसे याद किए तो बहुत इजी हो जाएगा। आप लोग को ज़्यादा नहीं रखना है, बस ये देखना है कि कौन से टेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब की यूज हो रही है। बस हेल्पिंग वर्ब को आप पकड़िए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पकड़ेंगे कि इज एम आर लगती है, उसके साथ क्या लगती है? मेन वर्ब का चौथा रूप। यानी अगर मैं बोलूं कि जिरंड, जिरंड किसे कहते हैं? V1 प्लस ING को या V4। इसलिए मैंने साइड में लिख ली हूं कि V1 प्लस ING को जिरंड भी बोलते हैं और V4 भी बोलते हैं। अगर मैं यूजुअली बोलूं
कि V1 प्लस ing को V4 भी बोलते हैं, वर्ब का चौथा रूप भी बोलते हैं, उसी को जिरंड बोलते हैं। मेन वर्ब में ing जो लगती है उसी को जिरंड बोलते हैं। तो चलिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं हेल्पिंग वर्ब को पकड़ी तो समझ में आ गई कि ये कौन सी टेंस की फॉर्मूला है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की। अब देखिए इसको बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दी, मैं पटना जा रही हूँ, कैसे बनाऊंगी? मैं क्या है? सब्जेक्ट है, जा रही हूँ जिसमें रहा है, रही है, लगी हुई है, यानी जुड़ी हुई है जिस वर्ब से, उसी में मैं वर्ब की चौथे रूप लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जाना में रही ही जुड़ी हुई है, इसी को मैं वर्ब लिखी और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है बाकी उसको ऑब्जेक्ट में रखूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ, मैं पटना जा रही हूँ, मैं का आई। अब देखिए आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का। अभी इसके बाद जस्ट मैं नोट देती हूँ कि किसके साथ किसका प्रयोग होगा। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम। अब बताइए, जा रही हूँ, जाना क्या है? मेरा वर्ब, तो इसी में लगाएंगे ing, क्योंकि जाना ही जुड़ी हुई है किससे? रहा है, रही है से। तो आई एम गोइंग, अब कहाँ जा रही हूँ? टू पटना। तो आई एम गोइंग टू पटना। क्या मैं बोली कि जा रही हूँ जुड़ी हुई है रहा है, रही से। तो जो वर्ब जुड़ी है रहा, रही से, उसी में मैं वर्ब का चौथा रूप लगाऊंगी, यानी ing लगाऊंगी। तो मैं क्या लगाई? आई एम। मैं क्या लिखी इस सेंटेंस को? मैं पटना जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू पटना। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीका है। आप इसकी निगेटिव बात देखेंगे कि कैसे बनती है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा कि कैसे बताया गया है। मैं साइड हट जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या है सेंटेंस। ये अफर्मेटिव हो गई। अब निगेटिव देखते हैं, निगेटिव कैसे बनते हैं। देखिए निगेटिव, अगर मैं बोल दी कि वह नहीं सो रही है, वह नहीं सो रही है। अब बताइए, रही है आ गई तो समझेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बात है। तो कैसे बनाएंगे? अभी ही, वह का क्या होगा? ही। अब सोना के साथ रही है जुड़ी है, ही के साथ सबसे पहले क्या लगेगी? तो यहाँ देखते हैं, इज एम आर, क्या लगेगी? इज लगेगी। तो यहाँ पे लगाएंगे इज। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसी के बाद क्या लगाएंगे हम? नोट लगाएंगे। अगर निगेटिव बात आएगी तो किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ही इज नोट एंड स्लीप। सोना जुड़ी हुई है रही के साथ, तो इसी में ing लगाएंगे, स्लीपिंग। क्या मैंने लिखी? ही इज नॉट स्लीपिंग। अगर कहीं इंग्लिश बुक में ही इज नॉट स्लीपिंग जुड़ी रहेगी और लिखी रहेगी, क्या आप इसे हिंदी नहीं कर पाओगे? बिल्कुल आसान हो जाएगी हिंदी करना कि ही इज नॉट स्लीपिंग लिखी रहेगी। तो उसको मैं कैसे बनाऊंगी? वह नहीं सो रही है। अगर इज-एम-आर से जुड़ी हुई है ing, तो उसको क्या? तुरंत उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बदलेंगे और उसकी हिंदी करनी आसान हो जाएगी। कैसे करेंगे? वह नहीं सो रही है। चलिए इसी एनर्जी के साथ हम लोग अब देखते हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर मैं बोल दी कि क्या वह पढ़ रही है, मैं क्या बोली? सॉरी, क्या वह पढ़ रही है? मैं क्या बोली? क्या वह पढ़ रही है? क्या क्वेश्चन कर रही हूं इन्हें? हाँ, क्या वह पढ़ रही है? ये इंट्रोगेटिव होगी। कैसे बनाऊंगी इसको? देखें, अगर जैसे ही इंट्रोगेटिव आ गई, और साइड में आप लोग लिख लीजिएगा कि जब कभी सब्जेक्ट के पहले क्या आए, सब्जेक्ट के पहले क्या आए, पहले क्या, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा तब बनाने का नियम देख लीजिए। आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्या बोली कि जब कभी भी सब्जेक्ट के पहले क्या आए तो उसकी सारी हेल्पिंग वर्ब को आउटसाइड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगी देखिए। क्या वह पढ़ रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है मेरा? वह के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का, तो इज। उसके बाद क्या है मेरा? सब्जेक्ट ही। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप किससे जुड़ा है? पढ़ना से, तो इसी में लगाएंगे READING, रीडिंग। इज ही रीडिंग, क्या कहीं भी इज ही रीडिंग रहेगा तो आप इंग्लिश से नहीं, इसकी हिंदी आप नहीं कर पाओगे या जरूर कर पाओगे। कैसे? तो इज ही रीडिंग, जैसे ही इज ही रीडिंग आई तो समझेंगे कि इज कब बाहर निकलती है? जब सब्जेक्ट के पहले क्या रहती है। तो देखिए, जैसे ही सब्जेक्ट के पहले क्या आई तो क्या वह पढ़ रही है? इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है?
क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल आसान हो जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं अब, जब इसी में नहीं नोट लगी रहेगी तब कैसे बनाएंगे। यहीं पे देखिए मैं चेंज कर देती हूँ, क्या वह नहीं पढ़ रही है, अगर लगी रहेगी तो कैसे बनाएंगे? इस नोट यही लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के। क्या मैं बोली कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग करेंगे। इज नोट ही रीडिंग, इज नॉट ही रीडिंग। अगर कहीं भी इज नॉट ही रीडिंग रहेगी तो समझ लेंगे कि इसमें नहीं लगा हुआ है, तो क्या वह नहीं पढ़ रही है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, सॉरी रहा है, रही है होगी तो सी लग जाएगी। सिंपल सी बात है, रही रहेगी तो सी लगेगी, रहा रहेगा तो ही लगेगी। तो देखिए जहां क्या वह नहीं पढ़ रही है, इज नॉट ही रीडिंग, सॉरी इज नॉट ही रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रही है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहां, कैसे रहेगी, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए स्टार्ट के बाद आप लोग नोट जरूर कीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि लगा रहे तब बनाने का नियम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या, क्यों, कैसे का मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या, क्यों, कैसे के मीनिंग लिखेंगे। मैं क्या बोली कि जब सब्जेक्ट के बाद क्यों, कहां, कैसे, क्यों, हाउ ये सब रहेगी तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोले, क्या, क्यों, कैसे, कहां सबकी मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्या बोली, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला सीख गए, उसी की सभी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कैसे बनती है, अगर एक कॉन्सेप्ट आप पकड़े तो आप सारा कॉन्सेप्ट खुद ही लिख लीजिएगा और सारा कॉन्सेप्ट आप खुद सीख जाइए। बस एक चीज पे ध्यान देना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की कैसे फॉर्मूला बनती है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, लाइक मैं पढ़ रही हूँ, खेल रही हूँ, ये सब कैसे बनती है, उसके बाद डायरेक्ट ये सब पे आते हैं। देखिए जब मैं क्या बोली कि सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कहां रहेगी, तब बनाने का नियम कैसे हो जाएगी, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। सबसे पहले ये सब की मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चन जो पूछ रही है क्यों, कैसे उसकी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुरंत इज, एम, आर, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट। मैं अब एग्जांपल देती हूं, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो। अगर आपसे कोई पूछे आप क्यों पढ़ रहे हो, सिंपल से जवाब जॉब करने के लिए, नहीं तो और कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो, क्या जॉब करने के लिए। आई थिंक सो सभी तो जो आखिर मैक्सिमम जो है सब पीपल जॉब करने के लिए ही पढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, आप क्यों पढ़ रहे हो, सही बात है आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, जवाब दोगे। और इसको कि मैं जॉब करने के लिए पढ़ रही हूँ। अब बताइए क्यों आया सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, सबसे पहले क्यों का मीनिंग, उसके बाद इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप तब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई। अब बताइए वाई, आप यू के साथ क्या लगेगा, आर, वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, एंड पढ़ना के साथ रहा है, जुड़ी है, इसलिए पढ़ना में ING। मैं क्या बोली कि वाई आर यू रीडिंग। अगर कहीं कोई पूछे, अगर आपसे सिंपल बात करें, हिंदी में बात करते हैं तो आप लोग तो समझ जाते हो, जवाब दे देते हो कि मैं किस लिए पढ़ रही हूँ। लेकिन अगर कोई पूछे वाई आर यू रीडिंग, देन व्हाट यू टेल। अगर आप बोलना चाहोगे कि मैं जॉब करने के लिए पढ़ रही हूँ तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, आई एम रीडिंग फॉर जॉब, आई एम स्टडिंग फॉर जॉब। एक्चुअली वो मतलब यहाँ पे यही है। कैसे है, वाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हो या तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या जवाब दोगे आप, आई एम रीडिंग फॉर जॉब, यानी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए सिंपल हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। अब इसी का निगेटिव देखते हैं, यही मैं निगेटिव बनाती हूँ। अगर आपसे कोई पूछे आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या बोलोगे, वाई आर नॉट यू रीडिंग। कहाँ लगाएंगे नोट, इज, एम, आर के जस्ट बाद लगाएंगे। एक्चुअली सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन इज, एम, आर के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब पे बात लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, सेंटेंस बोलने या स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो देखिए क्या लगाई मैंने, सब्जेक्ट वाई यानी क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो, उसके बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब पे तुरंत बाद नोट, तुरंत प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं यहाँ वाई आर नॉट यू रीडिंग, वाई आर नॉट यू रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि तबीयत खराब है, अभी बोल सकती हूँ तबीयत खराब है अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोले, अगर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर पूछ रहा है आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है।
क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है। एक्चुअली ये कोई टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बन रही है। क्या बन रही है कि क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। अगर आप इसी को बोलोगे कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं अभी और इस अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाऊंगी, दूसरी टेंस हो जाती है। तो ऐसे करके आप अगर सारा पार्ट टेंस की पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना और कम्युनिकेशन इंप्रूव करना और बुक से रीडिंग डालना आसान हो जाएगी। कैसे आसान होगी? टेंस पढ़ के, क्योंकि टेंस पेरेंट पार्ट है पूरे ग्रामर का, पूरे इंग्लिश का। तो अगर आप टेंस नहीं सीखते हो तो आप ग्रामर का कुछ भी पार्ट आपके पास नहीं है। इसलिए टेंस सीखिए और ग्रामर का पूरे पार्ट को आसान कीजिए। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं यार, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है। लेकिन देखिए मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। क्या बोली मैंने? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, उसी को कहीं कहीं लिखा रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी अभी जारी है, और प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस यानी जारी है। तो यहीं से आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस बात से यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने हो रही है या अभी जारी है। एग्जाम्पल, मैं पढ़ रही हूँ, अभी जारी है। इसी को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण क्यों बोला गया है? क्योंकि ये अभी पूर्ण नहीं हुई है, ये अभी चल रही है। पूर्ण कुछ देर में होगी, ये मालूम नहीं कि कब होगी। चलिए उसी टाइप से एग्जाम्पल मैंने रखी कि मैं पढ़ रही हूँ। पहचान का नियम, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को हम कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस। तो आप जानिए, जैसे ही पहचान के नियम आपको पता चल गई, आपकी आधी कंसेप्ट क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस किसकी है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पता चली तो उसकी फॉर्मूला तुरंत अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का प्रयोग करके वर्ब मेन वर्ब का चौथा रूप लिखकर अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। वहीं पे मैंने एक कॉन्सेप्ट दी थी कि जिरंड क्या है। जिरंड क्या है? V1 + ing यानी V4 को ही जिरंड कहते हैं। वर्ब का चौथा रूप, उसी को मैं क्या बोलती हूँ? जिरंड। तो उसको बोल सकती हूँ मेन वर्ब में ing लगाने से जिरंड बनती है। अब देखिए उसी का मैंने निगेटिव बना के बताई कि कैसे बनती है, उसी को इंट्रोगेटिव बनाई, उसी को मैंने इंट्रोगेटिव से निगेटिव की, उसी को सब्जेक्ट के पहले रहेगी क्या और सब्जेक्ट के बाद रहेगी तो कैसे बनेगी। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंस के अगले पार्ट और टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप लोग जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्या होती है, और आपके लिए ये वीडियो लाएं या ना लाएं जरूर लिखिएगा। इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।